Radhe Radhe, and I'm back with my new video, which is on the topic the measures of central tendency. So, today we are going to discuss some theoretical aspects of measures of central tendency. So, measures of central tendency are the mean, median, and mode. So, in this video, we will discuss about the mean, median, and mode. So, first of all, what is measures of location? मेजर्स ऑफ लोकेशन क्या चीज़ होते हैं? जब हम किसी डाटा के किसी सर्टेन पार्ट को लोकेट करना चाहें, किसी भी डाटा के किसी पार्ट को, किसी हिस्से को हम ग्राफिकली लोकेट करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन. किस तरीके से हम उसको लोकेट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ लोकेशन. कि हमें ग्राफिकली लोकेट करना है पॉइंट्स को, हमें ग्राफिकली प्लॉट करना है पॉइंट्स को, तो हम किस तरीके से जो तरीका हम यूज़ करेंगे उसको लोकेट करने के लिए, उसको हम बोलेंगे मेजर्स ऑफ लोकेशन. द मोस्ट कॉमन एंड यूजफुल स्टेटिस्टिक्स आर कॉल्ड मेजर्स ऑफ लोकेशन. मेजर्स ऑफ लोकेशंस इंडिकेट वेयर अ सर्टेन पार्ट ऑफ द डाटा इज लोकेटेड. कहाँ पे हमने लोकेट किया है वो हमें मेजर्स ऑफ लोकेशन बताएगा. Here we will discuss two broad categories, measures of central tendency and percentiles. इसके दो कैटेगरीज में हम डिस्कस करेंगे क्या क्या, measures of central tendency और percentiles. Measures of central tendency, as the name suggests, क्या कहता है ये कि central tendency, central means middle part. जब हम किसी डाटा के मिडल पार्ट को कहीं लोकेट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, उसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्क्राइब्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द डाटा. किसी भी डाटा के मिडल पार्ट, सेंट्रल पार्ट को जब हम लोकेट करते हैं वो हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताएगा. विल ऑल्सो डिस्कस 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मोड, मीडियन एंड द मीन. तो ये 3 चीज़ें हमें डिस्कस करनी है इस वीडियो में, मीन, मीडियन एंड मोड. सो स्टैंडर्ड परसेंटाइल्स हम डिस्कस करेंगे कि परसेंटाइल्स क्या होते हैं. परसेंटाइल्स हमारे पास किस किस क्या क्या वैल्यूज़ पे हम डिस्कस करते हैं परसेंटाइल्स को. 10 परसेंटाइल, 25th, 50, 75th एंड द 90th परसेंटाइल. तो ये हम डिस्कस करेंगे. सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स. क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स क्या होते हैं? क्वार्टाइल्स ऐसे जैसे कि जब हम किसी डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, क्वार्टर में डिवाइड करते हैं, 4 क्वार्टर होते हैं हमारे पास. सो क्वार्टर में जब हम किसी डाटा को 4 पार्ट्स में हम डाटा को डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स. तो क्वार्टाइल्स जैसे कि हमारे पास 100% डाटा है, 100% डाटा है तो हमारे पास कितने क्वार्टाइल्स बनेंगे? 4 क्वार्टाइल्स बनेंगे. कितने कितने के? 25 के. सो 25 फर्स्ट 25 ऑब्जर्वेशन जो है वो फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएंगी, सेकंड 25 ऑब्जर्वेशन जो है वो सेकंड क्वार्टर में आ जाएंगी, थर्ड 25 जो है वो थर्ड उसमें आ जाएंगे क्वार्टाइल में, और जो फोर्थ वाला पार्ट बचेगा वो क्वार्टाइल 4 हो जाएगा हमारे पास. सो क्वार्टाइल्स आर स्पेशल परसेंटाइल्स. मतलब क्वार्टाइल्स को भी हम परसेंटाइल्स की फॉर्म में. परसेंटाइल क्या होगा? जब हम किसी डाटा को 100 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, किसी भी डाटा को अगर हम 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं हम परसेंटाइल. और अगर किसी डाटा को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो बोलेंगे हम क्वार्टाइल्स. और क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम जानते हैं अभी. द कॉमन मेजर्स ऑफ लोकेशन आर क्वार्टाइल्स एंड परसेंटाइल्स. लोकेट करने के लिए किसी डाटा को हम क्या परसेंटाइल्स और क्वार्टाइल यूज़ कर सकते हैं. क्वार्टाइल्स आर स्पेशल परसेंटाइल्स. मतलब क्वार्टाइल्स को भी हम परसेंटाइल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. कैसे लिखेंगे? द फर्स्ट क्वार्टाइल इज द सेम एज द 25th परसेंटाइल. क्योंकि क्वार्टाइल में 4 पार्ट्स में हम डिवाइड कर रहे हैं और परसेंटाइल को हम 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. सो Q1 इज सेम एज द P25. Q1 और P25 क्या होंगे? सेम होंगे. एंड द थर्ड क्वार्टाइल Q3 इज द सेम एज द 75th परसेंटाइल. क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जब हम परसेंटाइल की बात करें, हम उसको 4 पार्ट्स 100 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, तो 100 पार्ट्स में से 25th जो परसेंटाइल आएगा वो Q1 को डिनोट करेगा. क्योंकि 25th पार्ट जो है वो 1/4 हिस्सा हो जाएगा उसका, है ना. अब हम जैसे 100 ऑब्जर्वेशन हैं, 100 ऑब्जर्वेशन में अगर हम P25 देखते हैं तो वो 1/4 ऑब्जर्वेशन देता है, मतलब फर्स्ट हिस्सा देता है क्वार्टाइल का, तो इसलिए हम उसको Q1 बोलते हैं. ठीक है. ऐसे ही जो Q3 है,
क्वार्टाइल 3 है, Q3 है हमारे पास, वो P75 बताएगा। P75 का मतलब क्या होगा कि हमने 3/4 ऑफ 100 किया है ना, 100 ऑब्जर्वेशन थी, उसका 3/4 हिस्सा है हमारे पास, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, P75 और Q3 हमारे पास सेम होगा। और जो मीडियन होगा, कैपिटल M से डिनोट करेंगे मीडियन, इज कॉल्ड बोथ द सेकेंड क्वार्टाइल एंड द 50th परसेंटाइल। अब जब 50th परसेंटाइल की बात करें तो हमारे पास 50% से जो प्रीवियस डाटा है और 50% से जो आगे का डाटा है वो हमारे पास दोनों सेम होगा, ठीक है। तो 50th परसेंटाइल जो है वो बीच मिडल वैल्यू होगी, मिडल वैल्यू है तो इसका मतलब वो मीडियन हो जाएगा। और जो सेकंड क्वार्टाइल है यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4, तो सेकंड क्वार्टाइल जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, मीडियन। तो मीडियन Q2 और P50 इज इक्वल होते हैं ये दोनों, ठीक है। सो टू calculate quartiles and percentiles the data must be ordered from smallest to largest। इसको पहले ascending या descending order में convert करेंगे। quartiles divide order into quarters, मतलब जो डाटा है उसको क्वार्टर्स में जब हम डिवाइड करते हैं तो वो क्वार्टाइल बन जाता है। परसेंटाइल्स क्या देगा हमारे पास, इंटू 100। परसेंटाइल्स मतलब डाटा को अगर हम 100 में डिवाइड करेंगे तो वो हमारा परसेंटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होगा हमारे पास, कि एक ऐसी वैल्यू जो हमें सेंट्रल पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल वैल्यू अगर हमें कोई देता है तो वो क्या देगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द समरी स्टैटिस्टिक दैट रिप्रेजेंट्स द सेंटर पॉइंट और टिपिकल वैल्यू ऑफ द डाटा सेट। किसी भी डाटा की सेंटर पॉइंट के बारे में अगर हमने जानना है तो वो हमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बताएगा। These measures indicate where most values in the distribution fall and are also referred to as central location of a distribution। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज़ कहाँ लाई करेंगी, कहाँ पे ग्राफिकली लोकेट अगर हम करें उसको तो कहाँ पे ग्राफिकली लोकेशन बनेगी उसकी, क्या उसका ग्राफ बनेगा, कैसा उसका मेजर्स होगा, तो वो हमें क्या बताएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंडिकेट करेगा। और इसको हम सेंट्रल लोकेशन बोलते हैं क्योंकि सेंट्रल पार्ट को फोकस करके बनाया जाता है ये, तो इसलिए इसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सो यू कैन थिंक ऑफ इट एज द टेंडेंसी ऑफ डाटा टू क्लस्टर अराउंड द मिडल वैल्यू। मिडल वैल्यू के कितने क्लोज है मेजर्स ऑफ सेंट्रल, बाकी जैसे कोई भी हमारे पास डाटा है उस डाटा के सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कितनी वैल्यूज़ लाई करी हैं, उससे ज़्यादा दूर है, ज़्यादा पास है, या उसका ग्राफ कैसा बना है, तो ये हमें क्या बताएगा, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बनाएगा कि कितना मिडल वैल्यू के कितने क्लोज है, ज़्यादा क्लोज है कि दूर है, या मतलब किस उसको कितना कवर कर रहा है, कितना उसके अराउंड है, तो ये हमें सेंट्रल टेंडेंसी बताएगा। सो इन स्टेटिस्टिक्स द 3 मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर द मीन, मीडियन एंड द मोड। तो ये 3 टेंडेंसी हम पढ़ेंगे, मीन, मीडियन एंड मोड। So first is arithmetic mean. Arithmetic mean is the same as the mean or average। इसको mean भी बोलते हैं सिंपल, और average भी बोलते हैं। और ये क्या बताएगा कि अगर हमारे पास कोई भी डाटा है, अर्थमेटिक मीन क्या होगा कि अगर हम सभी कोई भी डाटा है हमारे पास उसका सम कर लेते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो वो हमें क्या बताएगा, अर्थमेटिक मीन। सो द मीन और एवरेज इज मोस्ट पॉपुलर and well-known measures of central tendency. It can be used with both discrete and continuous data, although its use is most often with continuous data. The mean is equal to the sum of all values in the data set divided by the number of values in the data set। मतलब जो भी हमारे पास डाटा गिवन है उसका सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जितनी है, ठीक है। तो ये हमें क्या बताएगा, मीन बताएगा। सो इफ वी हैव n वैल्यूज इन अ डाटा सेट एंड दे हैव वैल्यूज x1, x2 एंड xn, ये वैल्यूज ले रहे हैं x1, x2, xn, और हमारे पास टोटल n वैल्यूज हैं ये, तो द सैम्पल मीन यूजुअली डिनोटेड बाय x बार, इसको x बार से प्रोनाउंस करेंगे हम, x बार इज गिवन बाय x बार इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस xn अपॉन में n। इन सबको ऐड करके जितनी भी वैल्यूज हैं तो उनको ऐड करना है, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा होता है अर्थमेटिक मीन, इसको एवरेज भी बोलते हैं। ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके बनाया जाता है, हर एक वैल्यू इसमें यूज़ होती है। कोई भी आप मीन किसी का भी निकालना है, अगर एक भी ऑब्जर्वेशन मिसिंग है तो आप उसका मीन नहीं निकाल सकते,
ठीक है। सो मीन के लिए हमें सारी वैल्यूज़ को यूज़ करना पड़ता है। फॉर डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस केसेस, तो डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस केसेस के लिए हम कैसे मीन निकालते हैं, सेम फॉर्मूला है हमारे पास। डिस्क्रीट में क्या हो जाता है आपके पास, डिस्क्रीट सीरीज़ आपने करी थी, डिस्क्रीट सीरीज़ हमने की थी कि क्या होता है कि अगर हमारे पास फ्रिक्वेंसी दे दी जाए, किसी ऑब्जर्वेशन के कॉरस्पॉन्डिंग कोई फ्रिक्वेंसी दे दी जाए, ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी जब दे दी जाए तो वहाँ पे फ्रिक्वेंसी प्लस ऑब्जर्वेशंस भी हो जाती हैं। तो उस केस में हमारे पास हमने फ्रिक्वेंसी और ऑब्जर्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, एफ आई इंटू में एक्स आई, ठीक है। सो इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वेयर एफ आई इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेरिएबल एक्स आई गोज फ्रॉम 1 to n, देन एक्स बार इज इक्वल टू f1x1 प्लस f2x2 प्लस fn अपॉन में f1 प्लस f2 प्लस fn। तो यह हमारा फॉर्मूला बनेगा उस केस में। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के केस में भी यही चीज़ रहेगी। एक्स बार क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, मतलब एफ आई एक्स आई को मल्टीप्लाई करना है और उसका सम ले लेना है। अभी हम एग्जाम्पल के उससे हेल्प से देखेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा। कॉन्टिन्यूस के केस में भी, कॉन्टिन्यूस का केस क्या होगा, जब हमें इंटरवल स्केल दे दिया जाए 10 to 20, 20 to 30, इस तरीके से इंटरवल्स दे दिया जाए, तो x क्या होगा वहाँ पे मिडिल वैल्यू लेके चलेंगे। वहाँ पे हम x को जो इसका इंटरवल है हमारा उसकी मिडिल वैल्यू लेके चलेंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ grouped or continuous distribution, x is taken as a mid values of the corresponding class and the formula remains the same as above। फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें x निकालना पड़ेगा हमें। x को कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2 करके। सो एग्जांपल के हेल्प से देखते हैं। अगर हमारे पास सिंपल सीरीज़ है, सिंपल हमें मार्क्स दे रखे हैं 10 स्टूडेंट्स के, कॉलेज इन द कॉलेज आर दिस, ये मार्क्स दे रखे हैं हमको एंड कैलकुलेट करना है हमको अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस मार्क्स। तो हम सिंपल क्या करेंगे, मीन क्या होगा, सम ऑफ मार्क्स अपॉन में टोटल स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, जितने मार्क्स आए हैं 67, 69, ये सब को ऐड कर देंगे, अपॉन में कितना हो जाएगा हमारे पास, अपॉन में 10, ठीक है। सो अपॉन में कितना हो जाएगा 10, तो इसको अब आप एडअप करोगे तो 690 अपॉन में 10 बनेगा, तो वो आ जाएगा आपके पास 69, ठीक है। तो ये था सिंपल सीरीज़ के लिए। अगर हमारे पास कोई सीरीज़ सिंपल है तो इसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेके चलनी है हमने, ठीक है। नेक्स्ट रहता है डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। अगर हमें कोई सीरीज़ डिस्क्रीट दे रखी है, ठीक है, डिस्क्रीट इन द सेंस आपको ऑब्जर्वेशंस के साथ उसकी फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड की गई है, ठीक है। सो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, मार्क्स दे रखे हैं आपको 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 90, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 15, 20, 10, 15, 20, 15, 5, ये चीज़ दे रखी है आपको। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, जो हमारे पास हमने ऑब्जर्व किया, मार्क्स ऑब्जर्व किए हमने, तो मार्क्स हमारा ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगी x, ठीक है। ऑब्जर्वेशंस कोई भी होगा तो उसको किससे डिनोट करेंगे, x से। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा हमारे पास, f, फ्रीक्वेंसी। और हमें पता है यहाँ पे क्या करना है, क्योंकि डिस्क्रीट केस है तो f और x को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 30 इंटू 15 करेंगे, 40 इंटू 20 करेंगे, 50 इंटू 10 करेंगे, 60 इंटू 15 करेंगे, 70 इंटू 20 करेंगे, 80 इंटू 15 करेंगे, 90 इंटू 5 करेंगे। तो ये हमारे पास टेबल आ जाएगा fx का। थर्ड कॉलम आप देख सकते हैं, थर्ड कॉलम्स में हमारे पास क्या है, f और x को हमने मल्टीप्लाई किया है, इन सबको मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हमें करना क्या है इसका, अब हमें क्या करना है, मीन निकालना है। सबसे पहले तो हमें समेशन एफ आई चाहिए। समेशन एफ आई मतलब इन सबको एडअप करेंगे तो वो समेशन एफ आई बनेगा आपके पास। समेशन एफ आई एक्स आई कहाँ से बनेगा, एफ एक्स को एडअप करोगे तो समेशन एफ आई एक्स आई बनेगा, ठीक है। तो इन सबको एडअप करना है, फिर मीन निकालेंगे तो समेशन एफ आई एक्स आई इंटू में समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। सो ये एफ आई एक्स आई कितना था 5700 और अपॉन में कितना हुआ 100, तो 5700 अपॉन में 100 करेंगे तो 57 आपके पास मीन वैल्यू आ जाएगी, तो 57 मीन हो जाएगा आपका, ठीक है। सो मीन हम इस तरीके से है डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए निकालते हैं। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़। कॉन्टिन्यूस सीरीज़ अगर है, कॉन्टिन्यूस का मतलब 10 to 20 क्लास इंटरवल्स हैं, 20 to 30, 30 to 40, इस तरीके से क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 3, 5, 10, 15, 5,
सो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्लास इंटरवल्स दे रखे हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मतलब एक्स निकालना पड़ेगा। एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जैसे हमने बताया कि क्लास इंटरवल्स अगर हमें दे रखे हों तो वहाँ पे मिड वैल्यू लेनी है हमें क्लास इंटरवल्स की। मिड वैल्यू कैसे निकल के आती है, आपकी जो भी लोअर लिमिट है, यहाँ पे आपको 10 to 20 दिख रहा होगा। 10 to 20 में लोअर लिमिट क्या होगी 10, और 20 क्या होगी, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ये सारी की सारी जो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड पे ये है लोअर लिमिट्स और ये सारी हैं अपर लिमिट्स। तो जब हमें इसकी ऑब्जर्वेशन निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2 करते हैं। 10 + 20 कितना हो गया 30, 30 अपॉन में 2 करेंगे तो 15, तो 15, 25, 35। और आप ये ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में जो मतलब आपको फर्स्ट 2 निकालने की ज़रूरत होती है। आप फर्स्ट 2 निकाल सकते हो बाय कैलकुलेटिंग, ओके। बाकी उसके बाद बस ये देख लो कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। आपने फर्स्ट 2 निकाला, फर्स्ट आया 15 और 50 बाय में 2 करके आया 25। इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है 15 और 25 का 10। तो इस सब में 10 10 ऐड करते जाओ, आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। जितना आपका फर्स्ट 2 के बीच में डिफरेंस होता है उतना ही आगे के वैल्यूज़ में डिफरेंस मिलता है आपको। तो 10 का डिफरेंस था तो 10 सब में ऐड करते जाओ, आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसका ये शॉर्टकट तरीका है कि अगर आपको फर्स्ट 2 वैल्यूज़ पता है तो आप बाकी निकाल सकते हो बाय एडिंग द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट 2। तो ये आ गया हमारे पास मिड वैल्यू एक्स। अब हमें निकालना होता है एफ। एफ हमें गिवन है 3, 5, 10, 15, 5, 12, ये सारा गिवन है हमें। अब हमें चाहिए एफ इंटू में एक्स। तो जो हमारे पास ये मिड वैल्यू आई है इंटू में जो फ्रीक्वेंसी उसके कॉरस्पॉन्डिंग है वो उसको साथ में मल्टीप्लाई करते रहेंगे। 15 को 3 से, 25 को 5 से, 35 इंटू 10, ये सब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई इनकी। तो अब हमें क्या चाहिए, मीन चाहिए। मीन क्या कहता है हमें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, समेशन एफ आई एक्स आई, जो हमने यहाँ पे बनाया है। तो समेशन एफ आई एक्स आई क्या आ गया हमारे पास 2250। तो यहाँ हमारे पास समेशन एफ एक्स आ गया और समेशन एफ क्या हो गया हमारे पास 50। तो ये हमारे पास आ गया 50। तो इसको डिवाइड करना है अब हमें सिंपली, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये आ गया हमारे पास 2250 अपॉन में 50 करेंगे तो 45 आपको आंसर में मिलेगा। तो ये आपका मीन वैल्यू हो गया, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट इज मीडियन। मीडियन का मतलब जैसे हमने पहले डिस्कस किया, मीडियन क्या होता है कि किसी भी डाटा की सेंट्रल वैल्यू, बिल्कुल सेंट्रल। अब मीन में क्या था, हमने हर एक वैल्यू को काउंट किया था, ठीक है। मीन में भी लेते हैं हम सेंट्रल वैल्यू ही है, लेकिन मीन में हर एक ऑब्जर्वेशन को काउंट करके, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए उसको सेंट्रल वैल्यू देनी पड़ती है। लेकिन मीडियन बिल्कुल हमें सेंट्रल वैल्यू बताएगा कि आपकी सेंट्रल वैल्यू क्या है, किसी भी डाटा की बिल्कुल मिडिल वैल्यू क्या है, ठीक है। सो ये कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें सबसे पहले अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कोई भी वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं तो सबसे पहले मीडियन निकालने के लिए हमें उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना था। अब यहाँ पे मीन में क्या था, हमने सिंपली सम किया था, हमें उसको असेंडिंग डिसेंडिंग में करने की ज़रूरत ही नहीं थी। हमने सिर्फ और सिर्फ उसको सम किया था और बाय में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन इस केस में क्या है, यहाँ पे हमें उसको अरेंज करना पड़ेगा, या तो असेंडिंग में या फिर डिसेंडिंग में। सो मीडियन क्या हो गया हमारे पास, इट इज़ द मिडल मोस्ट पॉइंट और द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर अरेंज्ड आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। जो हमारे पास डाटा है उसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद जो हमें सेंट्रल वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं मिडल वैल्यू और मीडियन। सो इसकी डेफिनेशन है एक प्रोफेसर घोषण चौधरी के ने दी हुई है। वो क्या कहते हैं कि मीडियन इज द वैल्यू ऑफ दैट आइटम इन द सीरीज विच डिवाइड्स द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द वैल्यूज लेस एंड अदर ऑल वैल्यूज ग्रेटर दैन इट। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि मीडियन जो है वो ऐसी वैल्यू है जो हमारे कोई भी डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो मीडियन से लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट होगा, वो वहाँ पे जो आपको वैल्यूज़ मिलेंगे वो मीडियन से कम मिलेंगी, और जो सेकंड पार्ट होगा जो राइट हैंड साइड पे होगा
वहाँ पे आपको मीडियन से ग्रेटर वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेंगी। सो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मीडियन से छोटी वैल्यूज़ मिलेंगी और राइट हैंड साइड में मीडियन से बड़ी वैल्यूज़ मिलेंगी। सो ये एक डेफिनेशन है इनके इन्होंने दी हुई। सो अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। अनग्रुप डाटा अगर हमारे पास है, मतलब सिंपल सीरीज़ है अगर हमारे पास, तो मीडियन सिंपल सीरीज़ का निकालने के लिए, जैसे सीरीज़ हमारे पास दे रखी है 21, 12, 49, 37, 88, 46, 55, 74 एंड 63, ये वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं। हमें इसका मीडियन निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास मीडियन निकालने के लिए क्या करना होता है, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई भी डाटा को, किसी भी डाटा को सबसे पहले असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना होता है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, सबसे पहले 12 सबसे छोटा था, 12, 21, 37, 46, 49, 55, 63, 74 एंड 88, ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दिया। आप चाहें तो डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, एक ही बात होती है। असेंडिंग में भी आपका आंसर वही आना है, डिसेंडिंग में भी आपका आंसर वही आना है। मैं असेंडिंग के लिए बता रही हूँ, आप अपनी नोटबुक्स में डिसेंडिंग के लिए ट्राई करके देखना कि डिसेंडिंग से भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, सो हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में डाटा आ चुका है। इसके बाद हमें देखना है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। अब हमें यहाँ पे काउंट करना है, 1, यहाँ पे सम नहीं करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब सिंपली काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पे हमारे पास n जो है वो 9 निकल के आया। हमने सिंपली क्या किया, काउंट किया ऑब्जर्वेशंस को, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस थी वहाँ पे हमने काउंटिंग कर ली, n इज इक्वल टू 9 आया। अब ये चेक करना है जो n की वैल्यू है वो इवन आई है कि ऑड आई है। यहाँ पे दो केसेस अराइज होते हैं, या तो इवन या फिर ऑड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, ऑड नंबर आया। ऑड नंबर आया तो मीडियन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n+1/2th आइटम। मतलब जो भी हमारे पास n की वैल्यू है +1 करो, उसमें बाय में 2 कर दो, उतने वाला आइटम, वो वाली टर्म, n+1/2th टर्म। ठीक है, n+1/2th टर्म, ध्यान रखना है n+1/2th टर्म है। n+1/2 आपका मीडियन नहीं आएगा, n+1/2th नंबर पे जो टर्म है वो आपका मीडियन आएगा। तो अब n क्या था, 9। सो 9 + 1 कितना हो गया, 10/2। 10/2 कितना हो गया, फिफ्थ आइटम, फिफ्थ टर्म। अब यहाँ पे 5 मीडियन नहीं है, ठीक है, फिफ्थ टर्म जो है वो मीडियन है। तो फिफ्थ टर्म कितना हो गया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये टर्म आई फिफ्थ हमारी। काउंटिंग करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 से, फिफ्थ टर्म हमारी कितनी होगी, 49। तो ये 49 हमारा मीडियन आएगा। आई होप इट्स क्लियर टू यू कि 49 हमारा मीडियन आया। ठीक है, सो 49 हमारा मीडियन आया इस केस में। तो ध्यान रखना n+1/2th टर्म देखनी है। अब एक आ जाता है केस अगर हमारे पास n जो है वो इवन हो जाए। ठीक है, एक केस हमने लिया इवन अगर आ जाए हमारे पास 88, 72, 33, 29, ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। हमने अब इसको सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमने चेक किया कि ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है कितनी। सो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 10 निकल के आई है। अब 10 आई है, n इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 10, तो जो कि क्या है, इवन नंबर। सो इवन नंबर है हमारे पास n। तो इस केस में हमें मीडियन बताना है कि इस केस में हमारा मीडियन कितना होगा। सो मीडियन इस केस में कैसे निकलेगा, n/2th और n/2 + 1th, इनका मीन निकालना है अब हमें। इस केस में मीडियन इज द मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th। अब n/2 अलग से है, +1 अलग से है। यहाँ पे ध्यान रखना, लास्ट स्लाइड जो हमने की थी, यहाँ पे n+1 पूरे के बाय में 2 था, ये ध्यान रखना, ये पूरे के बाय में 2 था, मतलब पहले n+1 करना है फिर बाय में 2 करना है। ठीक है, जो नेक्स्ट स्लाइड है इसमें ध्यान रखना n/2 करके फिर उसमें +1 करना है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंसेस क्लियर है, n/2 + 1th और n+1/2th। ओके, सो ये चीज़ ध्यान में रखना कि n/2 + 1th है इन केस ऑफ इवन ऑब्जर्वेशंस। तो n/2 करेंगे तो 10/2 हो जाएगा 5, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और +1th
फिफ्थ प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या हुई, 1 2 3 4 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, और इसके साथ वाली क्या हो जाएगी, सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो ये आ गए हमारे पास फिफ्थ और सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो 61, अब ये आंसर नहीं आएगा, इनका मीन आंसर आएगा, इन दोनों का मीन निकालना है। अब मीन आपको पता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 का मीन निकालना है तो डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 61 + 70 अपॉन में 2, तो ये 65.2 हो जाएगा आपका मीडियन इस केस में। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे अगर इवन केस है तो क्या करना है हमको, और ऑड केस है तो क्या हमें करना है। तो ध्यान रखना फॉर्मूला दोनों के लिए n/2 + 1th, यहाँ पे ये मैं यहाँ पे लिख देती हूँ n/2th और n/2 + 1th। ठीक है, यहाँ पे ये 2 जो है वो इसके बाय में है और ये 2 जो है वो इसके बाय में है। तो यहाँ पे ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि n/2th और n/2 + 1th। नेक्स्ट आ जाता है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के लिए क्या होगा हमारे पास, डिस्क्रीट सीरीज में हमें थोड़ा सा आगे जाना है। क्या करना है हमको, एक्स और एफ हमें गिवन मिलेंगे, फ्रीक्वेंसीज और ऑब्जर्वेशन और उसके साथ की फ्रीक्वेंसीज मिलेंगी हमको। एक्स हमें दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एफ कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8 10 11 16 25 20 25 15 9 और 6, ये चीज़ हमें दे रखी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि हमें एन तो देखना ही है, ठीक है, तो एन सबसे पहले निकालेंगे। एन क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, समेशन एफ आई को हम एन बोलते हैं। तो समेशन एफ आई निकालेंगे, सबसे पहले आएगा 120। अब हमें क्या करना है, n/2th, तो n/2 क्या हो जाएगा, 120 अपॉन में 2, तो 120 अपॉन में 2 कितना हो गया, 60। तो 60 हमारे पास वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें टेबल में बनानी होती है, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जब हम किसी फ्रीक्वेंसीज को ऐड अप करते चले जाते हैं। ऐड अप मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज़ आएगी, सेकंड उसमें ऐड हो जाएगी, 10 + 8 18 हो गया, फिर 18 में 11 ऐड हो जाएगा, फिर 29 में 16 ऐड हो जाएगा, 45 में 20 ऐड हो जाएगा, 65 में 25 ऐड हो जाएगा। इस तरीके से हम ऐड करते चले जाते हैं। फर्स्ट वाली को एज इट इज़, फर्स्ट वाली में नेक्स्ट वाली ऐड होती जाती है, ठीक है। और लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है और जो टोटल नंबर ऑफ एन है, ये दोनों आपका सेम आना चाहिए, ये दोनों वैल्यूज़ आपकी हमेशा सेम आनी चाहिए क्यूमुलेटिव के केस में, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमेशा सेम होनी चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही रहता है। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि हम सबको ऐड ही कर रहे हैं, जब सबको ऐड कर रहे हैं तो फाइनल आंसर और जो यहाँ पे बनेगा वो सेम आना चाहिए हमारे पास, क्योंकि एन भी तो 120 ही है और यहाँ पे भी हम फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड ही कर रहे हैं। जो हमने ये ऐड करी है फ्रिक्वेंसीज़ को ऐड करते चले गए हैं, तो वहाँ पे 120 और ये सेम आना चाहिए। तो ये चीज़ हमें मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे n/2 जब हमने किया 60, तो हमें क्या देखना है, CF देखनी है हमें इस केस में, CF जस्ट ग्रेटर दैन 60। जो भी आपका n/2 आएगा, आप बस CF देखो कि उससे ग्रेटर CF कितनी है। एक नंबर भी ग्रेटर मिल गया, 60 है, जैसे अगर हमें 61 भी मिल गया तो वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो 65 उससे ग्रेटर आई, तो उसके सामने वाला जो भी हमारे पास है ऑब्जर्वेशन होगा वो क्या होगा, हमारा मीडियन। तो ऑब्जर्वेशन क्या है उसके सामने वाली 5, तो ये 5 क्या हो गया हमारा मीडियन। तो इस केस में, डिस्क्रीट के केस में, हमें इस तरीके से मीडियन फाइंड करना है। सबसे पहले आप n निकाल लो, समेशन एफ आई करके n/2 निकाल लो। n/2 के केस में क्या आ जाएगा, 120 अपॉन में 2, तो 60 बन गया। 60 से जस्ट ग्रेटर दैन CF देख लो कि 60 से जस्ट ग्रेटर CF क्या है, 65 है, तो वो हमारे पास उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन की वैल्यू हो जाएगी। तो ये था डिस्क्रीट के लिए। अब बारी आ जाती है कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। अगर हमारे पास सीरीज कॉन्टिन्यूस दे रखी है, कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब आपको इंटरवल्स दे रखे हैं 10 to 20 20 to 30, इस तरीके के इंटरवल्स दे रखे हैं आपको। इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास टू द CF जस्ट ग्रेटर देन n/2 इज कॉल्ड द मीडियन क्लास। तो यहाँ पे भी n/2 तो हमें देखना ही है, n/2 से जस्ट ग्रेटर क्लास जो भी होगी हमारी, वो हमारे को क्या, हम उसको क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का मतलब क्या है कि आपका जो मीडियन है वो इस क्लास के इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा, मतलब इससे बाहर नहीं जाएगा। आपका मीडियन जो है, जैसे आपकी मीडियन क्लास सपोज 20 to 30 आई है,
तो आपका मीडियन भी जो है वो 20 to 30 के बीच में ही कहीं लाई करेगा, या तो वो 21 होगा, 22, उससे बाहर नहीं जाएगा। 20 नहीं हो सकता, 31 नहीं हो सकता, 20 to 30 अगर क्लास आई आपकी तो वहीं उसी के बीच में हमारा मीडियन लाई करेगा, तो इसलिए उसको मीडियन क्लास बोलते हैं। एंड द वैल्यू ऑफ मीडियन इज ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला। फॉर्मूला लगेगा इसमें क्या, एल, यहाँ पे एल प्लस एच अपॉन में एफ n/2 माइनस सी एफ, ये फॉर्मूला लगेगा आपके पास जो यहाँ पे दे रखा है, एल प्लस एच बाई एफ इंटू n/2 माइनस सी एफ। एल क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी हमने मीडियन क्लास निकाल लिया उसकी लोअर लिमिट। एफ क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। एच क्या होगा, हाइट ऑफ द मीडियन क्लास, हाइट मतलब जो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके आएगा, जो आपकी वैल्यू आएगी वो उसको बोलते हैं हम हाइट। ठीक है, ये हाइट हो जाएगी। और साथ में सी एफ जो लेंगे वो क्या लेंगे, सी एफ ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की, मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की सी एफ लेनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे n/2 लेते हैं, सो n/2 से ये जो डिफरेंस है ये क्या होना चाहिए, हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो अगर हम सी एफ बड़ी ले लेंगे, तो n/2 से बड़ी अगर ले लेंगे सी एफ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो नेगेटिव डिफरेंस देगा, क्योंकि n/2 वाली क्लास को ही तो हम बोले के चल रहे हैं मीडियन क्लास, n/2 वाली क्लास को ही हम मीडियन क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए सी एफ जो लेते हैं उससे ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी को लेते हैं, ताकि वो हमारा डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव रहे। ठीक है, क्योंकि n/2 से नीचे अगर हम जाएंगे तो वो हमें ग्रेटर वैल्यू मिलेगी n/2 से। ठीक है, तो इसलिए हम सी एफ ऊपर वाली लेके चलते हैं उससे। तो ये आपका फॉर्मूला रहेगा मीडियन के लिए इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस केस के लिए। एक एग्जांपल देखते हैं, वेजेस हमें दे रखे हैं, हमें इसका मीडियन निकालना है, 2000 to 3000, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7000, ये चीज़ हमें दे रखी है। और नंबर ऑफ वर्कर्स मतलब फ्रिक्वेंसी दे रखी है हमको 3, 5, 20, 10 और 5, ये चीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ वर्कर्स का टोटल देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितना है, मतलब n देखना है हमें। तो हमने जब टेबल बनाया तो सी आई हमारा क्लास इंटरवल्स हो गए, 2000 से 3000, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7, ये हमारे क्लास इंटरवल्स हो गए। फ्रीक्वेंसी हमें गिवन थी तो हमने फ्रीक्वेंसी का सम निकाला 43, तो फ्रीक्वेंसी का सम आ गया हमारे पास 43। तो 43 सम आया है, तो हमारे पास सबसे पहले हमें देखना है कि n/2 कितना होगा, n/2 कितना होगा, 43 अपॉन में 2 कितना आ गया, 21.5, 21.5 आ गया। अब हमें सी एफ देखनी है जस्ट ग्रेटर दैन 21.5, 21.5 से जस्ट ग्रेटर सी एफ कितनी है, 28, तो ये वाली क्लास हमारी क्या हो जाएगी, मीडियन क्लास। तो हमारी मीडियन क्लास आ गई 4000 to 5000 वाली, मतलब हमारा मीडियन जो है वो 4000 से 5000 के बीच में लाई करेगा, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास मीडियन आ चुका है, मतलब मीडियन क्लास आई है। तो अब हमें फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला क्या कहता है, एल प्लस एच अपॉन में एफ n/2 माइनस सी एफ, एल प्लस एच अपॉन में एफ n/2 माइनस सी एफ, ये चीज़ हमारा फॉर्मूला है। एल क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास 4000। ठीक है, एच क्या है हमारे पास, हाइट मतलब इन दोनों का डिफरेंस 5000 माइनस 4000 कितना हो गया, 1000। ठीक है, एफ क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी टू द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी 20, तो अपॉन में क्या आ जाएगा 20, n/2 हमने निकाला 21.5, और सी एफ क्या लेनी है, 21.5 से जस्ट ऊपर वाली, मतलब उससे कम वाली, मतलब 8, जस्ट ऊपर वाली 8, तो 21.5 माइनस 8, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4675 आंसर आ जाएगा। वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व कर देना है, तो ये आपके पास आंसर बन जाएगा। और अगर आंसर देखोगे तो 4675, तो यहाँ पे हमारे पास 4000 से 5000 के बीच में ही लाई करेगा ये, तो इसका मतलब मीडियन क्लास हमारी क्या थी, 4 to 5, तो उसी के बीच में हमारा मीडियन आया है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज मोड। सो मोड क्या होगा, एक ऐसी वैल्यू जो किसी डाटा में मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर हो रही है, मतलब एक ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो रही है। किसी भी डाटा में जब कोई वैल्यू रिपीट होए, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट होती है, तो उसको हम बोलते हैं मोडल वैल्यू या फिर मोड।
ओके, सो मोड क्या होगा? मोड इज द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। किसी भी ऑब्जर्वेशंस में, किसी भी डाटा में अगर कोई वैल्यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर होती है, बहुत ज़्यादा टाइम अकर हो रही है और सबसे ज़्यादा टाइम अकर हो रही है, वो हमारा क्या होगा? मोड। सिंपली पुट, इट इज़ द नंबर विच इज रिपीटेड मोस्ट। ऐसा नंबर जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो, उसको बोलते हैं मोड। द नंबर विच विद द हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी, ऐसा नंबर जो इसकी फ्रिक्वेंसी हाईएस्ट हो, ठीक है, वो उसको हम बोलते हैं मोड। इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल टू इंटरप्रेट डाटा इन अ रिलेवेंट मैनर। In statistics, the mode is the value which is occurring repeatedly in a given set. We can also say the value or the number in the set which has the high frequency or appears more frequently is called the mode. It is one of the measures of central tendency. ठीक है, तो मोड हमारे पास क्या होगा? इससे हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई ऐसा डाटा है जिसमें एक नंबर कई बार रिपीट हो रहा है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकर कर रहा है, वो हमारा मोड होगा। या फिर कोई ऐसा नंबर जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी हो, वो मोड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दो केसेस के लिए इन्होंने बता दिया कि अगर आपके पास सीरीज, सिंपल सीरीज़ है या फिर डिस्क्रीट सीरीज़ है। सिंपल सीरीज़ है तो हमारे पास मोड क्या होगा? जो ऐसा नंबर जो बहुत बार रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ है। और अगर आपके पास डिस्क्रीट सीरीज़ है तो ऐसा नंबर जिसकी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, वो क्या होगा? मोड होगा। सो लेट्स सी विद एन एग्जांपल। सिंपल और डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए हम मोड करते हैं। सिंपल सीरीज़ अगर हमारे पास दे रखी है 2 4 5 3 6 8 2 4 2 6। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें क्या रिपीट होता मिल रहा है? अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार रिपीट हुआ है? 1 2 3। 2 जो है वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ। अब रिपीट तो 4 भी हो रहा है। रिपीट अगर हम देखें तो 4 भी हो रहा है, 4 भी 2 बार रिपीट हुआ है। 6 भी रिपीट हो रहा है, 6 भी 2 बार रिपीट हुआ है। लेकिन हमें ये देखना है जो मोस्ट ज़्यादा, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि 6 मोड है, क्योंकि 6 हमें क्या देखना है कि जो ऐसा नंबर जो सबसे ज़्यादा टाइम रिपीट हुआ है। ठीक है, हमें उसकी मैग्नीट्यूड नहीं देखना, हमें 6 नहीं देखना कि 2 से बड़ा 6 है तो 6 मोड हो जाएगा, ऐसा नहीं देखना। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 से बड़ा क्या है? 6 है, तो 6 को मोड दे देते हैं। 6 भी क्योंकि रिपीट हो रहा है 6 भी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें क्या करना है? सिंपली, चाहे वो नंबर छोटा हो, मैग्नीट्यूड छोटा हो, लेकिन हमें ये देखना है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम रिपीट क्या हुआ है। रिपीट क्या हुआ है? 2 रिपीट हुआ है, 3 बार रिपीट हुआ है, तो सबसे ज़्यादा बारी रिपीट क्या हुआ? 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? ये 2 जो है वो क्या आ जाएगा? मॉडल वैल्यू। 2 जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? मोड हो जाएगा। समझ में आई बात सभी को? तो ये चीज़ आया हमारे पास, 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? मोड हो जाएगी। अगर हमारे पास केस डिस्क्रीट सीरीज़ का है, आपको फ्रिक्वेंसीज के साथ, ऑब्जर्वेशंस के साथ फ्रिक्वेंसीज दे रखी हैं। ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। फ्रिक्वेंसीज दे रखे हैं 4 9 16 25 22 15 7 3। तो यहाँ पे इस केस में आपको क्या देखना है कि नंबर ऑफ मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखनी है आपको। यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी देखोगे तो 25 मिलेगी। 25 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है? 4। तो 4 क्या हो जाएगा आपका? मॉडल वैल्यू। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि मॉडल वैल्यू किस केस में किस तरीके से निकालनी है। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाता है मोड फॉर कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्टिन्यूस दे रखा है, हमें इंटरवल स्केल पे दे रखा है, तो वहाँ पे हमारा मोड कैसे यूज़ होगा? तो वहाँ पे मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, जैसे हमारे पास मीडियन के लिए था L प्लस H F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब यहाँ पे कई सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। क्या क्या? L आपको पता है, L जैसे हमने उसमें किया था लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, वहाँ पे हमने मीडियन क्लास किया था, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा? मॉडल क्लास। ठीक है, मॉडल क्लास कौन सी होगी? जो जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। ऑब्वियस है, क्योंकि मोड कर रहे हैं हम, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी क्लास होगी वो हमारी क्या होगी? मॉडल क्लास। तो L हो गया हमारा मॉडल क्लास। H हो गया हमारे पास हाइट ऑफ द क्लास, इंटरवल्स मतलब डिफरेंस कितना है उसका। F1 क्या हो जाएगा यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। जो भी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, वो हमारा क्या हो जाएगा? F1।
एफ नॉट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास। आप इसको 0 1 2 करके याद कर सकते हो, 0 1 2। 1 मीन्स मॉडल क्लास, 0 मीन्स अपर द मॉडल क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, एंड 2 मीन्स सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। ठीक है, 0 1 2 करके याद कर सकते हो। 1 मीन्स मॉडल क्लास, 0 मतलब उससे ऊपर वाली, और 2 मतलब उससे नीचे वाली। ठीक है, तो इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2। तो ये फॉर्मूला रहेगा हमारे पास मॉड के लिए। तो यहाँ पे f1 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, f नॉट क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसीडिंग द मॉडल क्लास, और f2 क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास। तो ये हमारा फॉर्मूला बने था। तो अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं हम। क्लास इंटरवल्स हमें दे रखे हैं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। तो ये हमारे पास दे रखा है। तो यहाँ पे फ्रिक्वेंसीज गिवन है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसकी मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी। मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 28। तो ये है हमारी मॉडल क्लास। अब जैसे मीडियन क्लास में था, जो हमारी क्लास आती थी उसके अंदर ही हमारा आंसर आता था, तो यहाँ पे भी हमारा यही चीज़ रहेगी। मॉडल क्लास जो भी होगी उसी के अंदर हमारा आंसर लाई करेगा। तो 40 to 50 है, तो 40 to 50 के बीच में ही हमारा आंसर आएगा। तो मॉडल क्लास हो गया 40 to 50। अब हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या क्या चाहिए, एल चाहिए। एल क्या हो जाएगा, इसकी लोअर लिमिट कितनी होगी हमारे पास, 40। और क्या चाहिए हमें, और हमारे पास था एच। एच की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 10। 50 माइनस 40 करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, F1 कितना हो गया हमारे पास, F1 मतलब इसी के साथ की फ्रिक्वेंसी, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी 28। एफ नॉट क्या हो जाएगा हमारा, इससे ऊपर की फ्रिक्वेंसी, मतलब एफ नॉट क्या होगा हमारा 12। और F2 क्या हो जाएगा हमारा, इसके आगे की फ्रिक्वेंसी 20। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। हम इसको वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एल का मतलब कितना होगा, 40 प्लस एच का मतलब 10 इंटू 28 माइनस 12 अपॉन में 2 इंटू 28 माइनस 12 माइनस 20। तो इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो 46.67 आएगा आपके पास आंसर। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। अब आप यहाँ पे आंसर देखोगे तो 46.67 मिला है। तो ये आपका मॉडल क्लास बताएगा, मॉडल क्लास के बीच में ही आया 40 to 50 के। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको कर सकते हो। मतलब अब यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज देखना है बस कि फॉर्मूला क्या है, कौन सा है, उसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, तो आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हो इजीली। ठीक है, so thank you for watching this video and I'll be back very soon with my next video। and next topic हम करेंगे fundamentals of testing of hypothesis। और till then stay home, stay safe and राधे राधे।